हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एक्सेल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम जीके के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, चाहे आपका एग्जाम कोई भी क्यों ना हो। जैसे कि आपका आरआरबी का हो गया, एसएससी का हो गया, एमटीएस का हो गया, कांस्टेबल का हो गया। ऐसे आज हम 50 बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से 2 या 4 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना है और सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको हर एक एग्जाम में 2 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। इनमें साथ में जुड़ गया है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो ये आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के जलने से संबंधित, ये संबंधित है। ठीक है, संबंधित प्रक्रिया क्या है। तो संबंधित प्रक्रिया क्या होती है, तो ये भी ऑक्सीकरण होती है। ठीक है, हाइड्रोजन के जलने की हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगने किसका उदाहरण है, तो ये भी आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है, इसलिए अब मैंने ऑक्सीकरण के 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। मैंने तीनों इसलिए एक साथ कराए कि आपको पता चल सके इलेक्ट्रॉन का त्यागना, हाइड्रोजन का जलना और लोहे पर जंग लगने का उदाहरण, ये तीनों किससे संबंधित है, तो ये आपके ऑक्सीकरण से संबंधित है। और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये तीनों आपको अच्छे से याद करना है कि लोहे पे जंग लगना, हाइड्रोजन का जलना और इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ये तीनों किससे संबंधित होते हैं, तो ये ऑक्सीकरण से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो ये किससे शुरू की जाती है, तो प्रकाश ऑक्सीकरण की प्रक्रिया प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश द्वारा। ठीक है, अब अपना फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। वो पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ईंधन। ठीक है, याद रखना है कि जो पदार्थ जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तीव्रता ध्वनि उत्पन्न करता है। सबसे अधिक मतलब जो ध्वनि उत्पन्न करने वाला कौन है इसमें, तो वो है आपका बाघ। बाघ क्या करता है, तो सबसे अधिक ध्वनि का उत्पन्न करता है। ठीक है, ध्वनि को वो उत्पन्न करता है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा अधिक उत्पन्न करता था बाघ, और वेग किसमें सबसे अधिकतम होता है, तो वो आपके लोहे में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कि लोहे में वेग सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती है। तो ध्वनि तरंग जब चलती है तो अपने साथ वो ऊर्जा लेके जाती है। ठीक है, अब ध्वनि से भी संबंधित 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं हर बार। ठीक है, अब जैसे ध्वनि अपने साथ क्या लेके जाती है, तो ऊर्जा लेके जाती है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो लोहे में होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा ध्वनि उत्पन्न कौन करता है, तो वो आपका बाघ। ठीक है, अब ध्वनि से ये 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। सबसे ज्यादा 2 तो ये बनते हैं कि अपने साथ लेके क्या जाती है, और लोहे का वेग सबसे ज्यादा कहाँ होता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो तीनों एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस तीनों क्वेश्चन को भी मैंने क्या किया, आपको एक साथ करा दिया। इनको तीनों को आपको बड़े अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम का रंग होगा। कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश के तीनों रंग मिला दिए जाते हैं तो उसके परिणाम वाला रंग कौन सा होता है, तो उसके परिणाम का रंग होता है आपके सफेद। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कि तीनों रंगों को मिलाकर लाल, नीला और हरा को मिलाकर सफेद रंग का प्राप्त किया जाता है। और किसके, तो प्रकाश के। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये लेंस से भी क्वेश्चन हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मतलब हर एग्जाम में लेंस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो
कैमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तल में। आपने क्वेश्चन देखा होगा कि मोटरसाइकिल में किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? पीछे वाले वाहनों को देखने के लिए, चाहे किसी भी गाड़ी में पीछे वाले वाहनों को देखने के लिए किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये तीनों किस लिए? तो तीनों किससे संबंधित है? उत्तल। उत्तल का मतलब होता है कि वास्तविक की छवि और छोटा प्रतिबिंब, ठीक है। तो वो कौन सा लेंस होता है? तो वो आपका उत्तल लेंस होता है, ठीक है। वास्तविक छवि और छोटा प्रतिबिंब, तो ये दोनों कौन करता है? तो ये आपका उत्तल करता है, ठीक है। इसलिए गाड़ी के वाहनों में किसका इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल में। और कैमरे में भी उत्तल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो ये आपके मंगोलिया में स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि सेंचुरा नहीं, ये सेंचुरी है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। सेंचुरी मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो सेंचुरी जो आपकी पड़ती है वो पेरू में पड़ती है, ठीक है। सेंचुरी मरुभूमि पेरू में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 का? ऑप्शन नंबर सी पेरू। अगला क्वेश्चन है कि हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? जो हिमनद से घाटियां बनती है वो अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिखती है? तो वो आपके दिखती है यू के, ठीक है। वो किस अक्षर की तरह दिखती है? तो यू। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी यू। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है आपका फिलीपींस, ठीक है जी। फिलीपींस क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है जी। सबसे बड़े द्वीप समूह की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा द्वीप समूह फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो ये कहाँ पर है? तो ये आपके अंटार्कटिका पे है, ठीक है जी। कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका पे ओजोन छिद्र का सबसे बड़ा सर्वाधिक निर्माण हुआ है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस जो पर्वत है वो किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है अफ्रीका। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, बड़ी कह रहा हूँ, चौड़ी, सबसे चौड़ी नदी। तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी है विश्व की? तो वो है आपकी अमेज़न। सबसे चौड़ी नदी की बात हो रही है तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेज़न। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी अमेज़न, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियां बहती हैं? तो ये किस देश में बहती हैं? तो ये आपके बहती हैं इराक में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इराक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वर्षा वन आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके ब्राजील, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है कि सवाना घास के मैदान कहाँ हैं? तो सवाना घास के मैदान कहाँ पड़ते हैं? तो ये आपके अफ्रीका में पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। सवाना घास के मैदान अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि किसकी समाधि के कारण नंदे गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? नंदे गुरुद्वारा सिखों द्वारा क्या माना जाता है? पवित्र। तो ये किसकी समाधि के कारण? तो ये है आपके गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इनके समाधि के कारण यहाँ पे इसको क्या माना जाता है? तो इसको पवित्र माना जाता है, ठीक है, नंदे गुरुद्वारा को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि महाविशाप शास्त्र के रचयिता हैं। महाविशाप शास्त्र के रचयिता कौन है? तो वो है आपके वसुमित्र। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र महाविशाप शास्त्र के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? किसने चिटगांव जो शस्त्रागार था उसको आयोजित किया था? तो उसका सही आंसर क्या है? तो इसका है आपका सूर्यसेन, ठीक है।
सूर्यसेन ने चित्रगांव सत्याग्रह को आयोजित किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो वो थे आपके जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है जी, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 25 कि मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण मोहम्मद गोरी का कौन सा था? तो वो था आपका तराई का द्वितीय युद्ध। ठीक है जी, तराई का द्वितीय युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, तराई का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आक्रमण था। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है जी, नहीं वाला कंफ्यूज करता है, कई बार हम ये इस चीज को नहीं देखते हैं, नहीं दिखता है, तो नहीं वाला को जरूर आपको ढंग से पढ़ना है कि नहीं है, आर्यों से संबंधित नहीं है। तो वो इसमें से कौन सा आपका है? तो वो है कि वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, वो नगरों में निवास नहीं करते थे। आर्य कहाँ निवास करते थे? तो वो गुफाओं में निवास करते थे। ठीक है जी, तो ये क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? कहने का तात्पर्य है जो 1857 क्रांति थी वो किस कारण असफल रही? तो उसका कारण था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी उनके पास। ठीक है जी, उनके पास कोई योजना नहीं थी, कोई संगठन नहीं था, जिसके कारण वो क्या हुआ? तो ये आंदोलन असफल हो गया, 1857 का आंदोलन असफल हो गया। ठीक है जी, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? विशुद्ध मतलब जो सही संस्कृत नहीं थी, उसमें सबसे लंबा अभिलेख किस राजा ने जारी किया था? तो ये जारी करने वाला था आपका शाक राजा रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत में सबसे लंबा अभिलेख जारी किया था। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो ये थे आपके नरसिंह वर्मन। ठीक है जी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने राजा चालुक्य पुलकेशिन को हराया था। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कमाटा मारू क्या है? कमाटा मारू क्या है? तो ये आपका है कि कनाडा की यात्रा पर निकली एक जहाज थी। ठीक है जी, कनाडा की यात्रा पर निकली एक जहाज थी, कमाटा मारू। अगला क्वेश्चन है कि बी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग किया था? बी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग किया था? तो वो आपके व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके बड़ौदा के महाराजा ने। ठीक है जी, बड़ौदा के महाराजा ने बी.आर. को पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही सहयोग किया था, बहुत महत्वपूर्ण सहयोग किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? देखिए, ये भी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, तो नहीं की बात कर रहा है, तो विद्या अध्ययन का केंद्र इनमें से कौन सा नहीं था? तो आप सभी को पता होगा कि कौशाम्बी विद्या का केंद्र नहीं था, बल्कि नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला, ये तीनों किसके संबंधित थे? तो विद्या केंद्र से संबंधित थे, लेकिन आपका कौशाम्बी विद्या केंद्र से संबंधित नहीं था। हमसे नहीं पूछा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन काल में घटी घटनाएं थी। जलालुद्दीन फिरोज शाह के काल में कौन सी इनमें से घटनाएं घटी थी? तो वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी घटनाएं घटी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मैं इसलिए इसको नहीं पढ़ रहा क्योंकि बहुत बड़ा है, आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो फिर आप नेगेटिव छाट पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारी घटनाएं उसके शासनकाल में घटी थी। ठीक है जी,
सूबेदार मलिक कफीर का विद्रोह हुआ था, मौलाना का षड्यंत्र हुआ था, मुसलमान बनाना हुआ था और बस्ती बसाना भी हुआ था। ठीक है, दिल्ली के बाहर उन्होंने बस्ती बसाई थी। सभी किस में हुए थे? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय काल में हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि नाना देशी निगम क्या है? तो नाना देशी निगम क्या है? तो ये आपका एक दूर दूर से प्रदेशों और विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का एक निगम था। नाना देशी निगम क्या था? तो दूर देश और प्रदेश की मतलब विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का एक निगम था। ठीक है, नाना देशी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 35 कि सारनाथ के धर्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? धर्मेक नहीं होगा, धर्म स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह आपका हुआ था गुप्त काल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का कालिदास से संबंधित नहीं, मतलब कालिदास ने नहीं लिखा है? इसमें से कौन सा वो नाटक है जिसको कालिदास ने नहीं लिखा है? तो इसका सही आंसर क्या है कि जानकी हरण जो है वो कालिदास ने नहीं लिखा है। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर क्या है? हमसे नहीं पूछा है, नहीं लिखा है किसने? कालिदास ने। तो नहीं है अपना डी, तो इसका यही हो जाएगा सही। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस युग से संबंधित है? तो यह आपके आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है जी, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है कि किस कृषि विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? तो ये किसने कहा था? तो किस कृषि विद्रोह का नेताओं ने यह नारा दिया था? किस कृषि विद्रोह से यह संबंधित था नारा? तो ये आपके संबंधित था पानवा विद्रोह से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? पानवा विद्रोह में ये कहा गया था कि हम सिर्फ महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं और किसी का रैयत नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, हम अंग्रेज के रैयत नहीं होना चाहते हैं। तो ये नारा था पावना विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 के एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों हरिपुरा अधिवेशन एक मील का पत्थर साबित हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है कि वह इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया था, इसलिए क्या हुआ? एक मील का पत्थर साबित हुआ था। ठीक है जी, कौन सा अधिवेशन? तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है जी, इंडियन नेशनल मूवमेंट से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पराई जाने रे। आपने सुना होगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। सॉरी, आप सभी को मैंने गाना सुनाने लग गया। तो इसका सही मतलब ये जो रचना ये किसकी रचयिता है, मतलब किसने इसकी रचना की थी? ठीक है, इस भजन की। तो इसका सही आंसर क्या है आपका कि नरसिंह मेहता ने इसकी रचना की थी, इस भजन की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो महात्मा गांधी को अति प्रिय थी। ठीक है, नरसिंह मेहता। अगला क्वेश्चन है 41 के संविधान को राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? संविधान सूची में कौन सा विषय नहीं है? हमें नहीं बताना है कि संविधान की जो राज्य सूची है उसमें कौन सा विषय में से एक विषय नहीं है राज्य सूची पे। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, बीमा उसमें संबंधित नहीं है, लेकिन उसमें मत्स्य, सट्टाबाजी और कृषि ये तीनों राज्य सूची में संबंधित है, लेकिन बीमा संबंधित नहीं है। तो नहीं पूछा है तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया था, कर दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है जी, तो किसके अंतर्गत? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है,
तो इसमें निर्धारित किया गया कि राज्य की शक्तियाँ कौन सी है और केंद्र की शक्तियाँ में क्या क्या है। ठीक है, तो किस अनुसूची के अंतर्गत, तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। किसकी बात हो रही है, तो क्षेत्रीय भाषाओं की बात हो रही है कि किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो यह आपके है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है। तो सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है, तो वो है 22। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 22। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। हिंदी को राज्य भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है, तो वो है अनुसूची 3431। ठीक है जी, 343A के तहत हिंदी को राज्य भाषा की सूची में सम्मिलित किया गया है, दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किसी भाषा को किसी राज्य भाषा के रूप में अंगीकरण का अधिकार किससे है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये है आपके राज्य विधानमंडल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सही है, तो वह है आपकी भोजपुरी। भोजपुरी 8वीं अनुसूची में अंकित नहीं है, बाकी आपकी उर्दू, कंकोड़ी और नेपाली तीनों किसमें सूचित है, तो 8वीं अनुसूची में स्थित है। इसमें आपकी मैथिली हो जाएगी, भोजपुरी की जगह कौन सी सम्मिलित है, तो मैथिली सम्मिलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 48 संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है। किसी राज्य की भी एक राजभाषा है, तो इसका सही आंसर क्या है, उर्दू। ठीक है जी, उर्दू क्या है, एक राज्य भाषा। कहाँ की, तो तेलंगाना की। ठीक है जी, आप याद लिख लीजिएगा, तेलंगाना की। तो उर्दू किसकी राजभाषा है, तो तेलंगाना की। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, एक तो हमने पीछे देखा भोजपुरी, और दूसरा कौन सा है आपका, तो राजस्थानी। राजस्थानी भी अनुसूची में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है जी, एक भोजपुरी हो गया जो सम्मिलित नहीं है, दूसरी राजस्थानी। उसके बाद गुजराती है, डोगरी है और कश्मीरी, तीनों अनुसूची में सम्मिलित है। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राज्य भाषा के दर्जा प्रदान किया गया है। तो किसमें प्रदान किया गया है उर्दू को, तो वह है आपके जम्मू कश्मीर। ठीक है जी, इसको राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।